नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। दोस्तों, सुपर टेट में एक शिक्षण का पार्ट है जिससे 10 नंबर का आता है और 10 नंबर में सबसे ज़्यादा भाग जो है प्रारंभिक शिक्षा से आता है। तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर वर्तमान शिक्षा तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ा, फिर मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ा। अब चौथा आ गया ब्रिटिश कालीन शिक्षा। माना जाए तो आधुनिक कालीन शिक्षा ही ब्रिटिश कालीन शिक्षा है। इसके बाद जो है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक कालीन शिक्षा या स्वतंत्रता के बाद वाली शिक्षा। तो फिलहाल हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश कालीन शिक्षा लगभग 200-300 वर्षों तक जो है अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। उसमें शिक्षा व्यवस्था जैसी थी उसी को हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा कहते हैं। यानी अंग्रेज़ जब हमारे देश में राज कर रहे थे उस समय के शिक्षा को हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश कालीन शिक्षा में ही आधुनिक शिक्षा आ जाती है। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता अगर आपसे पूछेंगे तो चार्ल्स ग्रांट, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। कलकत्ता मदरसा जो 1781 में खुला था, बहुत बड़ा मदरसा कलकत्ता मदरसा 1781 में खुला था। इसको वारेन हेस्टिंग ने खोला था। और बनारस संस्कृत कॉलेज जो 1791 में खुला, उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, जैसे संस्कृत पे यहाँ पे बिंदी है वैसे डंकन में भी यहाँ पे बिंदी है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज डंकन, कलकत्ता वाला वारेन हेस्टिंग और फोर्ट विलियम कॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने किया। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें चारों में सबसे ज़्यादा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड बेलेजली। कब की? तो 1800 ईस्वी में की। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का स्वरूप। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में सबसे पहले शिक्षा के लिए जो कदम उठाया गया था उसे आप कहते हैं 1813 का आज्ञा पत्र। यानी 1813 के आज्ञा पत्र से ही ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ भारत में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया जिसमें कुछ सुझाव थे। सबसे पहले तो आप देखिए कि अब शिक्षा की बात हो रही है भारत में, लेकिन यह पत्र जो 1813 में आज्ञा पत्र है यह ब्रिटिश के संसद में पारित किया गया। किसके संसद में? ब्रिटिश संसद में, यानी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसको पारित किया गया। इसमें जो है धारा 43 के बारे में वर्णन था। यानी ये समझ लीजिए कि धारा 43 में 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा थी। इसमें चर्चा ये थी कि भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख धनराशि प्रति वर्ष खर्च की जाएगी। भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख धनराशि जो है प्रति वर्ष खर्च की जाएगी। अब देखिए किस पे खर्च की जाएगी? तो जो भारतीय विद्वान थे, भारतीय साहित्यकार थे, बड़े बड़े जो विद्वान थे उन पे खर्च की जाएगी। लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर या किस प्रकार के विद्वानों पर खर्च की जाएगी। अब बताइए, विद्वान कौन, साहित्यकार कौन? अब विद्वान तो आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत किसी भी भाषा का हो सकता है। तो मामला फंस गया कि हिंदी वाले के लिए खर्च किया जाएगा कि अंग्रेजी वाले, कि उर्दू वाले, कि संस्कृत वाले। वैसे साहित्यकार भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, समाज, मतलब हर क्षेत्र में साहित्यकार है। तो मामला फंस गया कि यह खर्च किस पर किया जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप एक विवाद शुरू हुआ जिसे
प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्राच्य थे इसमें उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे जो धर्म एवं जातीय शिक्षा देते थे। अब कोई धर्म और जातीय शिक्षा देगा तो इसका मतलब बताएगा कि हमारा धर्म बड़ा श्रेष्ठ है और बाकी धर्म जो है श्रेष्ठ नहीं। जैसे अगर ईसाई धर्म के लोग हैं तो कहेंगे भाई ईसाई धर्म जो है श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म जो है बेकार है, मुस्लिम धर्म जो है बेकार है। इस तरीके से जब शिक्षा दी जाती है तो उसे प्राच्य और जाति के आधार पे भी की जाती थी। यानी कुल मिला जुला के डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम जो था वो प्राच्य शिक्षा था कि सभी को अलग करो, तोड़ो और राज करो। दूसरा था पाश्चात्य विवाद। दोस्तों, पाश्चात्य विवाद जो था वो पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी के बारे में बताता था। यानी यह भी जो है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं थी, यह जो है पाश्चात्य शिक्षा जो थी वो विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में बताती थी। तो अब जो है मामला फंस गया कि इस धर्म एवं जाति वाले शिक्षा पे इस पैसे को खर्च किया जाए 1 लाख को, कि पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी वाले पे खर्च किया जाए। तो यहीं पे जन्म होता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यानी आप कह सकते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म जो है 1813 के आज्ञा पत्र से होता है, जिसमें भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख धनराशि को व्यय करने के लिए कहा गया था। लेकिन स्पष्ट न होने के कारण यह विवाद उठ गया और धारा 43 में इसकी चर्चा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें आपको लिखी मिल रही हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के आज्ञा पत्र ने भारत में शैक्षिक विकास को नवीन दिशा दी। यानी शिक्षा पे इससे पहले कोई खर्च वर्च नहीं किया जा रहा था। शिक्षा कैसी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब 1 लाख रुपए खर्च किया जाने लगा तो इसका मतलब शिक्षा का जो स्तर होगा वह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। कहीं पे विद्यालय नहीं है तो विद्यालय बनेंगे, कहीं पे शिक्षक नहीं है तो शिक्षक रखे जाएंगे। तो अब जो है नवीन दिशा दी गई, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करना निर्धारित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शिक्षा पे 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करे प्रतिवर्ष। ठीक है, यहीं से जन्म होता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। इस विवाद के अंतर्गत यह स्पष्ट नहीं था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए, प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर। परिणाम स्वरूप यह विवाद उत्पन्न हो गया जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। अब बात आती है प्राच्य पाश्चात्य विवाद है क्या। देखिए, अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है 1813 के आज्ञा पत्र से आया। 1813 के आज्ञा पत्र में बताया गया कि भारतीय शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है उसको अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। भारतीय शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी और शिक्षा पर कुछ पैसे खर्च करेगी। कम से कम उसको खर्च करना है 1 लाख प्रतिवर्ष। जब 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने की बात आई तो मामला फंस गया कि यह जो है प्राच्य शिक्षा पे खर्च किया जाए कि पाश्चात्य शिक्षा पे खर्च किया जाए। जो प्राच्य शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा थी, प्राच्य मतलब देखिए, प्राच्य मतलब पहले की, पूर्व की शिक्षा, पहले की शिक्षा। पाश्चात्य मतलब पश्चात, पश्चात माने होता है बाद की शिक्षा। तो पहले की शिक्षा धर्म पे आधारित थी और बाद की शिक्षा विज्ञान पे आधारित थी। तो प्राच्य शिक्षा का मतलब है धार्मिक शिक्षा, जातीय शिक्षा। इसके समर्थक लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग और डंकन, ये तीनों के तीनों इसके समर्थन थे। जबकि पाश्चात्य शिक्षा जो थी विज्ञान की शिक्षा थी, अंग्रेजी की शिक्षा थी। और ईसाई और पादरी एक नवयुवा थे जिनका नाम जो है नवयुवा था, ये ईसाई पादरी थे। तो यह भी जो है विज्ञान की शिक्षा के लिए जो है
कह रहे थे कि मतलब इसका समर्थन करते थे, और राजा राम मोहन राय जो भारतीय थे ये भी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। अब देखिए, पाश्चात्यवादी प्राच्यवादी यानी प्राचीन के समर्थक उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे, जो देशवासियों को विभिन्न धर्मों एवं जातियों में विभक्त करके शासन करना चाहते थे। जबकि पाश्चात्यवादी दल का मानना था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मृत प्राय हो गई है, यानी ख़त्म हो गई है। फिर दोस्तों देखिए, 1813 का आज्ञा पत्र जब ख़त्म हो गया तो आया 1833 का आज्ञा पत्र। और 1833 का जब आज्ञा पत्र आया है 1813 वाले के बाद, तो जो शिक्षा पर खर्च 1 लाख हो रहा था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पे कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करेगी, और भारतीयों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े लोग अगर हैं, बड़े भारतीय लोग हैं, तो उन्हीं के धर्म, उन्हीं की जात, उन्हीं की लिंग या उन्हीं के जन्म स्थान के आधार पर जो है शिक्षा पर खर्च किया जाए। छोटे से लेकर बड़े वर्ग, हिंदू से लेकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी जातियां हैं सब जातियों, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी लिंग, मेल फीमेल कोई भी, जन्म स्थान चाहे विदेश में जन्म हुआ हो चाहे देश में जन्म हुआ, सबके ऊपर इस धन को खर्च करना है। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा 1833 के आज्ञा पत्र में बताया गया। अब यहाँ पे एक काम और कर दिया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल की जो एक कमेटी होती है, उसमें एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया। अब इस एक कानूनी सदस्य को इसलिए बढ़ाया गया ताकि वह शिक्षा पर सलाह दे सके, और शिक्षा पे सलाह देगा तो शिक्षा का स्तर और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो भैया सलाह के लिए सबसे पहले उस कानूनी सदस्य का चुना गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इसी 1833 के आज्ञा पत्र में ही काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ाया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में चुना गया ताकि वह जो है शिक्षा को और सुधार सके। और यह इसको सबसे पहले एक कानूनी सलाहकार इसलिए चुना गया था ताकि वह प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को ही क्या कर दे, ख़त्म कर दे। और लोग कहते भी हैं कि लॉर्ड मैकाले ही यह काम कर सकता था, उस समय इसके अलावा नहीं कोई कर सकता था, उस समय यही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जैसे हमारे यहाँ भीमराव अम्बेडकर थे वैसे वहाँ पे लॉर्ड मैकाले था। देखिए, शिक्षा अनुदान को 1833 के आज्ञा पत्र में 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। किसी भी भारतवासी को अपने धर्म, जन्म स्थान तथा वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। अगर कोई मान लीजिए शूद्र है और वह पढ़ लिख कर किसी पद पे चला गया तो उसको रोका ना जाए। वैश्य है, पढ़ लिख कर किसी पद पे चला गया तो उसको रोका ना जाए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो उस समय भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन इन छोटे जातियों के लोगों को, छोटे वर्ग के लोगों को रोका ना जाए, उनको पूरी सहायता दी जाए। गवर्नर जनरल की जो कमेटी थी उसमें एक कानूनी सदस्य को बढ़ा दिया जाए, और कानूनी सदस्य का मतलब ही है कि वह कानून पे सलाह दे, शिक्षा पर सलाह दे। लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना, यह 1833 के आज्ञा पत्र में था। उसके बाद दोस्तों मैकाले का विवरण पत्र आएगा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।